हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 11 प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है कि 7वीं क्लास के एनसीईआरटी के विज्ञान का विषय का अध्याय 11 है। अगर इसी तरह के और भी वीडियो को विषयों को आपको पढ़ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या होते हैं। तो प्रकाश जो होते हैं उसे हम लोग अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। किसी भी तरंगदैर्घ्य के लिए जो विकिरण होते हैं वही हमारा प्रकाश हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमको एक सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य से हमेशा जो होता है विकिरण निकलते रहते हैं। तो यही विकिरण जो होते हैं या इसे हम लोग अंग्रेजी में रेडिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो यही जो विकिरण है यही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश या लाइट कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। जो प्रकाश या किसी भी सोर्स से हो, ये नहीं कि हम सूर्य ही कह रहे हैं, हमारा टॉर्च हो सकता है, लाइट हो सकता है। जो भी दीप्त सामान होंगे वो सभी क्या होंगे? उनके सोर्स से जो विकिरण आते हैं वो प्रकाश कहलाते हैं। तो हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। आपने पतली झिरी अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के विकिरण पुंज को, यही किरण पुंज क्या है? एक विकिरण है, को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीप माने आगे के हेडलैम्प होते हैं, उसी को अग्रदीप कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा, जैसा कि चित्र 11.1 में हमको दिखाया गया है। इस प्रकार से टॉर्च भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। इस तरह से हम टॉर्च के भी प्रकाश के किरण पुंज को देख सकते हैं। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। अब हमसे लेखक कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो लाइट हाउस या एयरपोर्ट होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में विमान पतन बोलते हैं, कि टावर के सर्च लाइट को भी हम लोग देखे होंगे। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? अब देखिए, हमारा एक में दिया हुआ है ये रेल इंजन, ये हमारा क्या है? हेडलैम्प है। तो ये जो हमको लग रहा है ये कलर, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का किरण पुंज है। ये निकल रहा है किरण पुंज, और ये पूरा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रकाश हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये भी, ये सभी भी जिससे थोड़ा येलोइश है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी प्रकाश हैं। ये देखिए हमारा सर्च टावर है, तो यहाँ ऊपर एक लाइट लगा रहता है, जो ये हमको दिख सकता है। चित्र में हमको अच्छे से नहीं दिख रहा है, यही हमारा क्या है? प्रकाश है। अब हम आगे देखते हैं। हमसे कह रहा है 11.1 में प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। जो प्रकाश होते हैं क्या वो सरल रेखा में, मतलब सीधी रेखा में गमन करते हैं, माने चलते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं। बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है, माने याद करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ ज्वाला की ओर पहली एक सीधे पाइप से और फिर एक मुड़े पाइप से देखा। क्या किया था बूझो ने? तो एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ के सामने एक सीधे पाइप से देखा और फिर कुछ देर बाद मुड़े हुए पाइप से उसने देखा। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया? वो बूझो जो था, वो जब सीधी पाइप से देखता है तो उसे लौ दिखाई देती है, लेकिन जब वो मुड़ी हुई पाइप से देखती है तो उसे लौ दिखाई नहीं देती है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होते हैं वो हमेशा सरल रेखा में गमन करते हैं। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है? तो क्या होते हैं? वो जो प्रकाश को होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं। तो आइए इस विषय में हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब हमारा आगे देखते हैं, हमारा क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है प्रकाश का प्रवर्तन? इसे हम लोग अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए।
क्या है कि प्रकाश को हम लोग लेंगे या टॉर्च को, उसे एक किसी चमकदार जो चीज़ होगी उस पर या पॉलिश किया हुआ चीज़ होगा उस पर हम लोग डालेंगे। ये भी विधि है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात, जो स्टेनलेस इस्पात होते हैं उसकी चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। ये जो होते हैं स्टेनलेस इस्पात, ये भी क्या करते हैं, प्रकाश की गति को या दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है। जो जल का पृष्ठ होते हैं ऊपरी भाग, वो भी क्या करते हैं, तो एक दर्पण की भांति कार्य करते हैं तथा प्रकाश के पथ को बदल सकते हैं। और ये प्रकाश के पथ को क्या करते हैं, बदल देते हैं। क्या आपने कभी जंगल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? तो हाँ, जब पेड़ होते हैं वो जंगलों में, तो वो किसी जल के समीप रहते हैं, तो जल जो होता है कि एक दर्पण की भांति कार्य करता है, तो पेड़ की छाया जो होता है वो जल में भी दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, तो ये भी एक प्रकाश का परावर्तन है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। हम अध्याय 6 में पढ़े थे कि दर्पण जो होते हैं कि अपने ऊपर प्रकाश की पड़ने वाली दिशा को बदल देते हैं। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही जो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? जैसा कि हम चित्र 11.3 में भी देख सकते हैं, 11.4 में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, तो पेड़ों के छाए जो है कि वो जल में बन रहे हैं, तो जो पानी के जो पृष्ठ है वो दर्पण की भांति कार्य करते हैं और प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब शेर कुएं में देख रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी छाया कुएं में बन रही है। तो कुएं जो है कि दर्पण की भांति कार्य करता है, इसीलिए वो भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब हम आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई प्रकाश, ये हमारा सूर्य हो गया, ये क्या हो गया, हमने सूर्य हो गया। इससे हमेशा जो विकिरण निकलता रहता है, तो ये विकिरण मान लीजिए किसी पॉलिश सतह पर या चिकनी सतह पर पड़ता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉलिश सतह हो गया। और ये जितना से आता है उतना ही पर ये रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, या इसको हम लोग पॉलिश किया हुआ बोल सकते हैं, पॉलिश किया हुआ सतह। ये हमारा क्या हो जाता है, परावर्तित किरण हो जाता है, परावर्तित, इसको किरण बोलते हैं या रिफ्लेक्शन रे। ये जो हमारा आता है उसको, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये जो हमारा होता है अभिलंब हो जाता है। क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। ये जो हमारा बनता है वो आपतन कोण होते हैं, आपतन कोण होते हैं, जिन्हें हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण होते हैं, इन्हें आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु हो जाता है। क्या होता है, आपतन बिंदु। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी परावर्तक सतह से या पॉलिश किया हुआ सतह से टकराता है, तो ये दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्रियाकलाप 11.1 को देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के 4 पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झिरियाँ बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में, मतलब लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो जाएगा, लंबवत स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिरियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। अब क्या करना है कि उस प्रकाश किरण को हम लोग दर्पण पर डालना है। टॉर्च को इस प्रकार
समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे, माने उसी दिशा में हमको दिखाई देना चाहिए। अब इसी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाता हुआ टकराए। जैसा कि ये आप हम चित्र 11.5 में देख सकते हैं, हमारे पास एक टॉर्च है। इस टॉर्च से हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। जब हमने टॉर्च के प्रकाश से यहाँ पर फोकस मारा तो ये जो पॉलिश सतह या दर्पण जो है कि प्रकाश को क्या कर रही है, ये परावर्तन कर दे रही है। तो जहाँ से ये परावर्तन हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा, ये आपतित किरण हो जाएगा, और ये जो हमारा होगा कि पॉलिश किया हुआ सतह हो जाएगा ये दर्पण। तो एक समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन को हम लोग देख सकते हैं। क्या दर्पण ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? हाँ। अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? तो हाँ, वो बदलते रहते हैं। जिस तरह से हम प्रकाश को इधर उधर मूव करेंगे तो वो, जैसे मान लीजिए प्रकाश अगर हम लंबवत डाल रहे हैं तो परावर्तन भी हमको उसी दिशा में होता है, अनुदिश होता है। परावर्तित प्रकाश की दिशा का अनुदिश दर्पण में देखिए। अब परावर्तित जो प्रकाश है उसी की अनुदिश दिशा में हमको दर्पण को देखना है। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिरियाँ दिखाई देती है? यह झिरियाँ प्रतिबिंब है। जो हमको इस साइड में ये इसकी झिरी दिखाई दे रही है, ये लाइट की, यही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण में किस प्रकार परावर्तित होता है। यह क्रियाकलाप हमको दिखाता है कि जो प्रकाश होते हैं वो समतल दर्पण में किस प्रकार परावर्तित होते हैं। आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब हम क्रियाकलाप 11.2 को देखते हैं। चेतावनी, जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा होगा। तो जो हम क्रियाकलाप 11.2 है किसी बड़े के साथ या अपने अध्यापक के साथ उपस्थिति में करेंगे। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। अब हमें क्या करना है, एक समतल दर्पण के सामने जलती हुई मोमबत्ती रखना है। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए, माने कोशिश कीजिए। प्रयत्न का मतलब हो जाता है कोशिश करना। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है वो मेनली जो होता है कि दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब होता है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब का उदाहरण है। यहाँ मोमबत्ती क्या है, तो किसी वस्तु का उदाहरण है। बिंब का मतलब वस्तु होता है। यह अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। अब क्या करना है कि मोमबत्ती को अलग अलग दर्पण की स्थितियों के सामने रखना है। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए और प्रत्येक दशा में हम लोगों को प्रतिबिंब को देखना है। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रहा है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है वो क्या कहलाता है, सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। तो समतल दर्पण में हमें क्या देखते हैं कि हम लोगों को सीधा प्रतिबिंब मिलता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, तो वस्तु के समान आकार के ही होते हैं और सीधा होते हैं। क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं और सीधा होते हैं। बिंब के समान आकार के और सीधा। ये किस दर्पण में होते हैं, तो समतल दर्पण में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं समतल दर्पण में होते हैं। जैसा कि चित्र 11.6 में आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, तो ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। और यहाँ जो मोमबत्ती रखी हुई, तो हम देख रहे हैं कि जो मोमबत्ती का साइज है उसी साइज का हमको ये प्रतिबिंब भी लग रहा है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब उसी साइज का लग रहा है। और प्रतिबिंब को हम लोग देख रहे हैं तो कोई चेंजिंग नहीं, सीधा ही लग रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा भी है। अब हम आगे देखते हैं। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। अब क्या करना है कि दर्पण के पीछे एक लंबवत पर्दा रखना है।
पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए और हमें कोशिश करना है कि जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है वो हमें पर्दे पर प्राप्त हो। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम लोग हर स्थिति में रखेंगे लेकिन जो मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। तो हम लोग क्रियाकलाप 11.3 को देखते हैं। शतरंज का एक बोर्ड लीजिए जिसे हम लोग चेस बोर्ड भी कहते हैं। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। कितना वर्ग बनाना है? 64 वर्ग बनाना है। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर माने लंबवत रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए। जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो है कि तीसरी अथी पर वर्ग की सीमा पर हमने क्या रखा है? कोई शार्प या पेंसिल रखना है या कोई छोटी वस्तु रखना है। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। अब क्या करना है? फिर इसको चौथे सीमा के वर्ग पर रखना है। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट करना है। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आप देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। तो हम पाते हैं कि प्रतिबिंब जो रहते हैं कि दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होते हैं जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी। जितना माने वस्तु दर्पण से दूर रहता है उतना ही पीछे दर्पण के पीछे वो प्रतिबिंब बनता है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। अब इसकी पूर्ति के लिए हम जो वस्तु है उसको अलग अलग जो खंड है वर्ग है उसमें रख कर उसको हम लोग देखेंगे। अब हम 11.3 दक्षिण या वाम इसको हम लोग दक्षिण को ही हम लोग वाम बोलते हैं या इसको साउथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है। जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो सेम टू सेम मेरे अपने जैसा दिखाई देता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करते हैं। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आपने दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब आपने बाएं हाथ कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? तो हम देखते हैं कि जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो हमको प्रतिबिंब में जो होता है कि दाहिना प्रतीत होता है। जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो हमको प्रतिबिंब में जो होता है कि वो बायां हाथ दिखाई देता है। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो हमारा जो वाम होते हैं वो दक्षिण दिखाई देते हैं और जो वाम होंगे वो दक्षिण दिखाई देंगे, जो दक्षिण होंगे वो हमको वाम दिखाई देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली पाई जाती है। यह केवल क्या हो जाएगा? तो साइड में ही अदला बदली पाई जाती है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 11.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? तो जो रोगी वाहन होते हैं एम्बुलेंस उसको हमेशा गाड़ी पे उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है ताकि जब हम दर्पण में देखें तो हमें सीधा प्रतीत हो। जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने
पश्च दृश्य दर्पण के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहनों का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने देना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। तो हमने देखा है कि कार के पार्श्व दर्पण में, जो कार या स्कूटर है उनके पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब जो होते हैं कि स्वयं से माने अपने से छोटा दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब हम आगे 11.4 में गोलीय दर्पण से खेल के बारे में देखते हैं। तो गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। मेनली जो होता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कॉनकेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। पहेली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। सायंकाल का मतलब होता है कि रात्रि का समय या संध्या का समय। संध्या, सायंकाल, रात्रि का समय। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। स्टेनलेस स्टील इस्पात की एक प्लेट थी तो बूझो ने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। और उसने कहा कि यह प्लेट तो समतल भांति की कार्य करता है, मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा होता। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करता है। तो बूझे ने जब स्टेनलेस स्टील की बर्तन में या प्लेट में अपना चेहरा देखा तो वो जो प्लेट थे वो समतल दर्पण की भांति कार्य कर रहे थे। किस भांति कार्य कर रहे थे? तो समतल दर्पण की भांति। लेकिन जब पहेली ने देखा वो स्टेनलेस स्टील की चम्मच में तो वो भी दर्पण की भांति कार्य कर रहे थे, लेकिन जो प्रतिबिंब था वो साइज में बोल रही थी कि वो छोटा साइज में है, इसीलिए मैंने, नहीं तो ये भी दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। अब हम क्रियाकलाप 11.5 को देखते हैं। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए, चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए, इसमें देखिए, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? जैसा कि चित्र 11.10 में देख सकते हैं। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है? अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 11.11 और 11.10 में दिखाया गया है। ये जो है कि हमारा चम्मच का बाहरी का पृष्ठ है, ये बाहरी का पृष्ठ है, और ये जो है कि चम्मच के अंदर का पृष्ठ है, भीतरी पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ है। तो हम अंदर के पृष्ठ में देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। जबकि हम बाहरी पृष्ठ में देखते हैं तो हमको सीधा दिखता है। क्या दिखता है? सीधा दिखता है। चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। जो चम्मच के गोलाकार पृष्ठ होते हैं या स्फेरिकल पार्ट होते हैं वो क्या, तो एक दर्पण की भांति, एक मिरर की भांति कार्य करते हैं। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। जो गोलीय दर्पण होते हैं वो वक्रित दर्पण के सबसे सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। या इसे आसान भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर अंदर का पृष्ठ क्या हो कि अंदर का पृष्ठ जो हो कि दबा हो अंदर की तरफ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हो तो क्या हो जाएगा, वो अवतल दर्पण हो जाता है। जैसा कि हम चित्र 11.12 में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये जो होता है कि ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये जो अंदर वाले हैं ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। जब इधर से कोई रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इधर से प्रकाश को रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देती है। तो जब ये हमारा जो होगा वो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दबा हुआ होगा तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। लेकिन जब हमारा जो परावर्तक तल होगा वो बाहर की तरफ उभरा रहता है, जैसे ये देखते हैं ये परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। या इसे हम लोग कह सकते हैं कि यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो तो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हम लोग समझ चुके हैं चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। जो चम्मच का जो भीतरी भाग पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ जो होता है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। जैसे अब अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। रबर की एक गेंद लीजिए, अब क्या करना है हमको, रबर की एक गेंद लेना है, इसके भाग को चाकू अथवा आरी से काट दीजिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये बाहरी पृष्ठ जो है वो क्या हो जाएंगे, उत्तल हो जाएंगे, और जो इसके ये अंदर वाले भाग है वो क्या हो जाते हैं, अवतल हो जाते हैं। तो हम गेंद से भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि किसी भी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। क्रियाकलाप 11.6 को हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 11.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर, दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए, जैसा कि हम चित्र 11.14 में देख सकते हैं। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए, मैंने स्थिर छोड़ देना है। कागज जलना प्रारंभ कर देता है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ये जो चमकदार बिंदु होते हैं वो वास्तव में सूर्य का प्रकाश का प्रतिबिंब होते हैं। यह प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। यह प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो पर्दे पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो पर्दे पर न बनेंगे वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं या काल्पनिक इमेजिंग जो इमेज कहते हैं। अब हम स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अब हम क्रियाकलाप 11.7 को देखते हैं। अवतल दर्पण को चित्र 11.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड, कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है।
गत्ते की सीट लगभग 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाइए। किसी सीट पर क्या करना है, एक सफ़ेद कागज़ चिपका देना है। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। ये क्या करेगी, तो सफ़ेद सीट जो होगी वो एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। अब क्या करना है कि उसे हम लोगों को दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, जैसा कि चित्र ए में और चित्र बी में हमको दिखाया गया है। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो। ध्यान रखिएगा कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा पर न पहुंचाएं। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौ जितना है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है तब क्या होता है? क्या तब भी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? अब हम 11.1 किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। जैसे हमसे बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर पर क्या होगा, तो 50 सेंटीमीटर पर हम देखते हैं तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। छोटा बनेगा। किस प्रकार का रहता है? तो उल्टा रहता है। उल्टा रहता है। और तो वास्तविक क्या होगा? छोटा बनेगा, उल्टा रहता है और वास्तविक रहेगा। 40 सेंटीमीटर पर भी क्या रहेगा? तो उसी प्रकार के रहेगा, छोटा रहेगा, लेकिन कंपेयर देन जो 50 होगा उससे बड़ा रहेगा। क्या होगा? जो कंपेयर देन बड़ा रहेगा उससे बड़ा रहेगा। छोटा लेकिन 50 से बड़ा क्या हो जाएगा? लेकिन 50 से बड़ा। ये भी क्या बनता है? तो ये भी उल्टा बनता है। उल्टा और वास्तविक। तीस सेंटीमीटर पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर पर रहेगा तो समझ सकते हैं सामान्य आकार के या आकार से हल्का छोटा रहेगा। सामान्य आकार का या आकार से हल्का छोटा रहेगा। ये भी क्या बनेगा? तो ये भी उल्टा बनता है। उल्टा और वास्तविक बनेगा। 20 सेंटीमीटर पर क्या होगा? तो सामान्य आकार के बनेगा। क्या बनेगा? सामान्य आकार के बनेगा। ये सामान्य आकार के बनेगा। इसी तरह से आप देखकर इस सभी को भरते रहिएगा। और फोकस पे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा बनेगा। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर पर रहेगा तो जब जितना नज़दीक रहेगा दर्पण से तो क्या होगा? वो बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और क्या हो जाएगा? तो आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। नज़दीक रहेगा तो क्या हो जाएगा? आभासी बनेगा। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अवतल दर्पण होते हैं वो प्रतिबिंब जो होते हैं वो छोटा भी रहते हैं, बड़ा भी रहते हैं और साइज से भी बड़ा रहते हैं और साइज के समान भी रहते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकते हैं और प्रतिबिंब जो रहते हैं वो वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी हो सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों में किया जाता है। आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक अथवा गले का निरीक्षण करते समय डॉक्टर करते हैं, या दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टॉर्च, कार, स्कूटरों के अग्रदीप, जो टॉर्च होते हैं, कार होते हैं या तथा स्कूटर, उनके आगे के जो हेडलाइट होते हैं
उसके भी जो होते हैं कि परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। किस प्रकार की होती है? तो अवतल होती है। बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी में चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। तो उसने क्या देखा कि उसका जो प्रतिबिंब था वो सीधा था, लेकिन साइज में क्या था? छोटा था। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी इस प्रकार का गोलीय दर्पण है? तो क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ क्या है? उत्तल है। जो घंटी का परावर्तक पृष्ठ है वो उत्तल है, तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा? घंटी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्रियाकलाप 11.8 को हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 11.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण को लेकर दोहराइए। आपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 11.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है? तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। जो उत्तल दर्पण होते हैं वो अधिक क्षेत्र के दृश्य के प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। ये जो होते हैं चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र को, उन्हें ज़्यादा एरिया को, वाहनों को देखने के लिए सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप जो है कि स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, तो आपको पीछे के क्या कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही है, तो उसे देखने के लिए हम लोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वो जो है कि एक बड़े क्षेत्र को दिखाता है कि गाड़ी जो है पीछे से किस किस साइड से आ रही है। जैसा कि चित्र 11.20 में हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? तो इसे हम लोग साइड मिरर बोलते हैं। क्या है? ये हमारा साइड मिरर है। क्या है? ये हमारा साइड मिरर है। ये हमारा साइड मिरर है। ये हमारा साइड मिरर है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जब हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो एक बड़े एरिया को जो है कि ये जो होते हैं वो हमको कैप्चर करके प्रतिबिंब दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सामने से स्कूटर आ रही है, ये 3-4 कारें आ रही हैं, पीछे भी हमको एरिया दिखा रहा है। तो उत्तल दर्पण जो होते हैं कि वो बड़े एरिया के क्षेत्र के प्रतिबिंब हमको दिखाते हैं। अब हम आगे देखते हैं लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। जो लेंस होते हैं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपने आवर्धक लेंस या हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आवर्धक लेंस होते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास भी जिसको बोलते हैं, वो बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरेज अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। जो आवर्धक लेंस होते हैं वो एक प्रकार के लेंस ही है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। जो मेनली लेंस का उपयोग होते हैं वो चश्मों, दूरदर्शकों अथवा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं, ये जो हमारे भाग होते हैं तो ये बीच वाले भाग जो होंगे ये क्या होते हैं? मोटे होते हैं। मोटे होते हैं तो क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस कहलाएंगे। लेकिन जब बीच वाले जो ये भाग होंगे और पतला होंगे, पतला, तो क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं।
ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होता है। जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, आसानी से मैंने इस साइड से उस साइड प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं। इनमें से प्रकाश गुजर सकता है, इनमें से जो होते हैं कि आसानी से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के लिए बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। अब हम क्रियाकलाप 11.9 को देखते हैं। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 11.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस अथवा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कोई कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। अब हम क्या कह रहा है कि हमको तब तक कोशिश करते रहना है और उसको एडजस्ट करते रहना है जब तक कि हमें कोई चमकदार बिंदु जो हो कि वो कागज पर प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना आरंभ कर देता है? जैसा कि हम चित्र 11.23 में देख सकते हैं। क्या ये कागज जो होते हैं कि एक हमने बिंदु प्राप्त किया और ये क्या होते हैं, सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। ये जलना प्रारंभ कर देंगे अगर हम कुछ देर ऐसे ही रखते हैं तो। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस में बदलिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि उत्तल लेंस के जगह अवतल लेंस का यूज करेंगे। क्या अभी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पण के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की आकृति तथा साइज बदलते हैं। हमने देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बिंब वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए क्या होते हैं, प्रतिबिंब की प्राकृतिक तथा साइज बदलते रहते हैं। मान लीजिए कि वस्तु कहीं और है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी, प्राकृतिक भी, साइज भी बदलती रहती है अगर इधर उधर हम लोग रखने से। क्या लेंसों के लिए भी यह मान्य है? तो हाँ, सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित कर देता है। अभिसारित का मतलब होता है अंदर की ओर मोड़ना। क्या होता है? अंदर की ओर मोड़ना। अभिसारित का मतलब क्या हो जाएगा? अंदर की ओर मोड़ना। तो सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ देता है। क्या करता है? अंदर की ओर मोड़ देता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहेंगे। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित माने बाहर की ओर कर देता है। अपसरित का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर की ओर कर देता है या बाहर की ओर मोड़ देता है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस। और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आइए देखें। अब हम क्रियाकलाप 11.10 को देखते हैं। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, जैसा कि चित्र 11.25 में दिखाया गया है। ये हमने ए है और ये जो हमारा चित्र है बी है। एक बार करना है कि दूरी में कम से कम 50 सेंटीमीटर पर रखना है, एक बार उसको नज़दीक में रखना है। विभिन्न दूरियों पर रखे हुए बिंब के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक है या काल्पनिक है। अब लेंसों से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा अथवा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है?
या आभासी है, ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग उत्तल लेंस को क्या करते हैं, आवर्धित लेंस की भांति उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं उनके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है आभासी होता है, माने काल्पनिक होता है, सीधे होंगे तथा बिंब के साइज से छोटे होंगे। बिंब माने वस्तु का साइज से छोटे होंगे। क्या होते हैं ये, वस्तु के साइज से छोटे होते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा 11.6 सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। जैसे सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, श्वेत होता है या रंगीन होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। जो इंद्रधनुष होते हैं वो प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई देते हैं। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, जब सूर्य जो होगा कि आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। तब क्या होता है कि इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष में माने आर्क के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि हम चित्र 11.28 में देख सकते हैं। ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, तो इंद्रधनुष हैं। क्या है, इंद्रधनुष है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेनबो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनबो। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। इंद्रधनुष में जो मेनली होते हैं तो 7 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या हो जाता है, रंग होता है। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी होता है। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। जो साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वो भी हमें क्या होते हैं, तो रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी में परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण के रंग के दिखाई देते हैं, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? तो हाँ, ये बात सही है। सूर्य जो होते हैं कि विभिन्न प्रकार के वर्णों का मिश्रण होता है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश हमें श्वेत दिखाई देता है। अब हम क्रियाकलाप 11.11 को देखते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। अब हमें क्या करना है, कांच का एक प्रिज्म लेना है। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक माने एक साइड से सतह से पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? चित्र 11.30 में यह, जैसा कि चित्र 11.30 में हमको दिखाया गया है, यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उनमें 7 रंग होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ऐसे प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा है, तो इसे हम लोग विबजियोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग विबजियोर भी बोलते हैं। VIBGYOR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विबजियोर भी बोलते हैं। भी से हमारा हो जाता है वायलेट, आई से हो जाता है इंडिगो, बी से हो जाता है ब्लू, जी से हमारा क्या हो जाता है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विबजियोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबजियोर भी बोलते हैं। इसको हम लोग वुआयलेट या बैगनी बोलते हैं, बैगनी। इसको हम लोग इंडिगो बोलते हैं, इंडिगो। इसको हम लोग जामुनी बोलते हैं, जामुनी।
बी जो ब्लू होता है इसको हम लोग नीला बोलते हैं। जी जो हमारा है ग्रीन है इसको हम लोग हरा बोलते हैं। वाई जो होता है येलो, ये पीला है। ओ जो है कि हमारा ऑरेंज है, ये नारंगी है। आर जो हमारा है रेड है, ये लाल है। जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या होते हैं, लाल होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ऑरेंज होते हैं। ऑरेंज के बाद क्या हो जाएंगे, येलो हो जाते हैं। येलो के बाद क्या है, हरा के बाद क्या है तो ब्लू है। हरा के बाद क्या है तो ब्लू है। ब्लू के बाद क्या है तो इंडिगो है। इंडिगो के बाद क्या है, ये वॉयलेट है। क्या है, वॉयलेट है। तो इस तरह से हम आसानी से रंगों को पहचान सकते हैं और नोटबुक में भी अपने लिख सकते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है तो विब जियोर कहा जाता है। ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, आसान होता है रंगों के वर्णों के नाम याद करने में। क्या आप इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, आसानी से फिर इन 7 वर्णों को जो होता है कि आगे एक प्रिज्म पर रख देंगे तो उन सभी से क्या निकलेगा, एक श्वेत प्रकाश निकलेगा। उसके लिए हमको 2 प्रिज्मों की आवश्यकता होगी। जैसे कि क्रियाकलाप 11.12 में हम लोग देखते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र 11.31 में ए में दर्शाए अनुसार एक खंड को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीली से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सके, ये घूम सके स्वतंत्र। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत प्रतीत होती है। जो डिस्क होते हैं वो हमें कैसे लगने लगती है, श्वेत दिखने लगती है। अतः चित्र 11.13 बी में हम देख सकते हैं, जैसे ये हमको श्वेत ये हमारा रंगीन डिस्क था, ये हमारा क्या है, श्वेत डिस्क दिखने लगता है जब इसको हम लोग तेजी से घुमाते हैं। तो ये हमें श्वेत प्रतीत होने लगता है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं और इस डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं तो न्यूटन की डिस्क बोलते हैं। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। जब लट्टू घूर्णन करने लगेगा तो वो कैसा दिखाई देगा, श्वेत दिखाई देगा। अब हम आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। तो हम देखते हैं तो हमारा क्या है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। जो प्रकाश होते हैं वो हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गमन करते हैं, मतलब सीधी रेखा में गमन करते हैं। जैसे भी होंगे, जहाँ से भी आएंगे, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ या किसी भी वस्तु हो जिसका पॉलिश किया हुआ भाग या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। वो जो होगा वो कैसा काम करता है तो दर्पण की भांति कार्य करता है। जैसे कि हमने देखा था जो पानी के पृष्ठ भी थे तो वो भी क्या होते हैं तो दर्पण की भांति कार्य करते हैं। हमने स्टेनलेस स्टील के चम्मच, प्लेट, ये सभी क्या है तो वो पॉलिश किए हुए रहते हैं, तो इसीलिए वो भी हमें दर्पण की भांति कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जो प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्या कहलाते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहलाते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दा पर अगर नहीं प्राप्त किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। आगे है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। जो समतल दर्पण होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, उनका प्रतिबिंब क्या होता है तो सीधा होता है। यह आभासी बिंब के समान साइज का
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी। जो समतल दर्पण होते हैं उसमें जो होते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या होगा तो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, माने वस्तु जिस आकार के रहेंगे उसी आकार के बनेगा। और प्रतिबिंब जो होता है कि दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी पीछे दर्पण के वस्तु रहती है। आगे हमने देखा था कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। जो दर्पण होते हैं उनका जो अगर बिंब का वाम भाग है तो प्रतिबिंब हमको दक्षिण भाग में दिखाई देता है, तथा बिंब का दक्षिण भाग हमको वाम भाग में की भांति दिखाई देता है। जो वाम होगा वो दक्षिण दिखाई देता है और जो दक्षिण रहता है वो हमको वाम दिखाई देता है। ये किसमें होता है तो दर्पणों द्वारा होता है। अवतल दर्पण, अवतल जो दर्पण होते हैं वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी होता है। जब हम उसको निकट रखेंगे तो क्या होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित होता है। और क्या होता है, आवर्धित होता है, मैंने बहुत बड़ा लगता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल जो दर्पण होते हैं उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा होता है। जो उत्तल दर्पण होते हैं वो प्रतिबिंब जो बनाएंगे वो क्या होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। साइज में बिंब से माने साइज जो उसका होगा प्रतिबिंब का वो वस्तु से भी छोटा होता है। अब हम आगे देखते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जो उत्तल लेंस होते हैं वो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जो प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे होंगे तो आवर्धित होंगे, आभासी होंगे तथा सीधा होंगे। ये उत्तल लेंस में होता है, लेकिन इमेज जो रहता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए किया जाता है तब उसे क्या कहेंगे, आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल लेंस होते हैं वो सदैव सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। श्वेत जो प्रकाश होते हैं वो 7 रंगों के मिश्रण होते हैं, जिसने हमने देखा था कि इसे हम लोग विबजियोर भी बोलते थे। क्या बोले थे, विबजियोर भी बोले थे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड इसका शॉर्ट फॉर्म था। तो हमने देखा था कि जो प्रकाश होते हैं वो 7 फॉर्म, जब हमने इन 7 रंगों की एक पट्टी बनाकर फिर से मैंने तेज गति से सूरज के ऊपर से नचाया था तो ये क्या था, फिर से हमें श्वेत दिखने लगे थे। इस तरह से हमारा NCERT क्लास 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 11 प्रकाश समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।